नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हिंदी शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न टेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। देखिए, माधुरी जो है पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों को जो दोहराती है, तो उसका जो है भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है। विकल्प है हमारा, पहला वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, दूसरा वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, तीसरा उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, चौथा वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। हम लोग भी जब समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वाक्यों और शब्दों को कई बार दोहराते हैं और दोहराते हुए पढ़ते हैं, तो हम लोग उसमें क्या करते रहते हैं, हम लोग समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। देखिए, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग क्या दर्शाते हैं। विकल्प है नियम का उल्लंघन, दूसरा है संदर्भ की समझ न होना, तीसरा विकल्प है नियम कंठस्थ न होना, चौथा है नियमों का अति सामान्यीकरण। तो देखिए इसमें ऑप्शन को देखेंगे तो नियम का उल्लंघन नहीं है ये, दूसरा संदर्भ की समझ न होना ये भी नहीं है क्योंकि संदर्भ की समझ है, तीसरा नियम कंठस्थ न होना ये भी नहीं है, चौथा क्या है नियमों का अति सामान्यीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नियमों का अति सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला दिया है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरा विकल्प है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, तीसरा है बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, चौथा व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, हम जब व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में बात करेंगे तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, ऑप्शन चौथा जो है सही हो जाएगा। देखिए, व्याकरण शिक्षण के लिए अलग से पीरियड होना चाहिए, तो ये तो गलत है ना कि, और दूसरा है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, तो केवल नियमों को ही महत्व देना नहीं चाहिए। तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, यदि हम व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में बात करें तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे आंसर 2 लिखा हुआ है, ये गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में कैसे पाठ रखा जाना चाहिए। पहला विकल्प है केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो, दूसरा अत्यंत छोटे हो, तीसरा सरल भाषा से युक्त हो, चौथा बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। तो देखिए भाषा के पाठ्य पुस्तक की जब बात करें तो उसमें कैसे पाठ होने चाहिए, क्या केवल ऐसे पाठ होने चाहिए जो व्याकरण नियमों का ही अभ्यास कराते हो, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो, केवल वही नहीं होना चाहिए पाठ्य पुस्तक में। दूसरा अत्यंत छोटे हो, तीसरा सरल भाषा से युक्त हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या होगा कि जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए हो। क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। देखिए कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बहुभाषिकता से संबंधित। तो देखिए कक्षा में मौजूद जो बहुभाषिकता होती है उससे क्या होता है। पहला ऑप्शन विकल्प दिया है बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, दूसरा शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, तीसरा भाषा शिक्षण में बाधक है, चौथा भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो देखिए NCF 2005 है या हमारा जो पाठ्यचर्या है उसमें देखिए बहुभाषिकता को जो है किसके रूप में माना गया, एक संसाधन के रूप में माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। बच्चे एक दूसरे के भाषाओं से
भाषा को सीखते हैं। तो देखिए बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, जटिल चुनौती है। तीसरा ऑप्शन भाषा शिक्षण में बाधा की, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर है हमारा चौथा, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। देखिए द्वितीय भाषा के रूप में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा होता है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। दूसरा विकल्प है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। तीसरा, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। चौथा, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो देखिए द्वितीय भाषा के रूप में जब हम हिंदी सीखेंगे तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? बोला पहला विकल्प है सही रूप में समझना। दूसरा विकल्प है व्याकरण के नियमों को रटना। तीसरा विकल्प है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। चौथा है दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बोला है, तो क्या नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका, देखिए सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना। तो देखिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य रटना नहीं, भले व्याकरण के नियमों को समझना हो सकता था लेकिन रटना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बोलेंगे तो क्या नहीं होगा? ऑप्शन दूसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, व्याकरण के नियमों को रटना जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी जो है सही रूप में समझना, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरे के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। लेकिन व्याकरण के नियमों को रटना, चूँकि रटना दिया है इसलिए व्याकरण के नियमों को रटना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? देखिए सपना जो है अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप करती है, गतिविधि करती है। तो आप जो है निम्नलिखित में नीचे में गतिविधि दिया है उसमें से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसको मानेंगे? कौन सी गतिविधि को सबसे ज़्यादा प्रभावी न मानेंगे? तो देखिए पहला विकल्प है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। दूसरा है शब्दों को जोर जोर से बोलना। तीसरा है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। चौथा समाचार पत्र का वाचन करना। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावी किसको मानेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए शब्दों को जोर जोर से पढ़ना मतलब एक प्रकार से रटने जैसा ही हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत है। तीसरा देखते हैं कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, तो बोल बोल कर पढ़ना भी उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है। समाचार पत्र का वाचन करना ये हो सकता था, लेकिन चूँकि ऑप्शन पहला में दिया है कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, तो सबसे अच्छा मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए क्या हो सकता है कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, मतलब उनको संवाद बोलने के लिए कहना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है, वो असम है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? देखिए सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटि करता है, गलतियां करता है, तो एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? पहला, उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। देखिए दूसरा विकल्प है सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। तीसरा, सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। चौथा, सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर करेक्ट आंसर देखेंगे हम लोग तो क्या होना चाहिए? देखिए
ज़्यादातर हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे अगर अच्छा मानेंगे तो किसको मानेंगे? ऑप्शन दूसरा, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसमें से भाषा को बोलने का अवसर हो चाहे लिखने का अवसर हो, मतलब अलग अलग विविध प्रकार के उसको अवसर जो है उपलब्ध कराना चाहिए, साथ ही साथ उसको मोटिवेशन भी मिलना चाहिए भाषा प्रयोग के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा ऑप्शन दिए बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना, तो ये बार बार त्रुटि को बताने से उल्टा वो क्या होता होगा? हतोत्साहित होगा। तो तीसरा चौथा जो है गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। देखिए जब हम भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य को यहाँ पे हमको देखना है। पहला विकल्प दिया है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, दूसरा बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, तीसरा बच्चों की विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, चौथा बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो देखिए जब हम निदानात्मक परीक्षण की बात करते हैं तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों की जो सीखने में कठिनाइयाँ हैं, उसकी सीखने की में जो समस्याएं आ रही है उसके कारणों की पहचान करना, ना कि भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना या अगली कक्षा में उसको प्रमोट कर देना, है ना, और विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना बच्चों को कि ये कम जानते हैं ये ज़्यादा जानता है। तो ये ऐसा नहीं है। देखिए निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना नहीं होता है, ना ही बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करना नहीं होता है, तीसरा भी नहीं है कि बच्चों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना भी निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा जो सीख नहीं पा रहा है उसके सीखने में क्या समस्या आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है, उसके कारणों का पहचान करना। उसके बाद निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। देखिए भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला देखिए विकल्प है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, दूसरा अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, तीसरा बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, चौथा मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जो RTE एक्ट 2009 में आया तो उसके हिसाब से जो है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य वहाँ पे है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। केवल बच्चों को जो त्रुटियों की पहचान करना और जो मूल्यांकन का जो परंपरा है पारंपरिक तरीके से उसका निर्वाह करना या फिर बच्चों को अगले कक्षा में प्रमोट कर देना, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि बच्चा जो सीखने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, जो बच्चा सीख रहा है, तो उसको उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाने के लिए पहले बच्चे का मूल्यांकन करके उसके लिए उपयुक्त शिक्षण की व्यवस्था करना। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उच्च कक्षाओं में, देखिए उच्च कक्षा में क्या होता है? देखिए ऑप्शन विकल्प है साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन, दूसरा केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तीसरा भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य, चौथा भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें से उपयुक्त सही कथन क्या होगा? उच्च कक्षाओं में साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन। तो देखिए साहित्य साध्य नहीं है, जो है भाषा कौशल जो है साध्य होता है और साहित्य साधन होता है, मतलब साहित्य के माध्यम से भाषा कौशल को सीखा जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। केवल छंद अलंकारों को समझना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य उच्च कक्षाओं में नहीं होता है, उसके साथ साथ अन्य चीज़ें भी होती है।
तो तीसरा देखिए, तीसरा भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। तो ये करेक्ट है कि साहित्य के माध्यम से भाषा कौशल सीखा जाता है, तो करेक्ट है तीसरा। और चौथा, भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सबसे उपयुक्त है, तो इसका आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भाषा अर्जन। देखिए भाषा अर्जन की प्रक्रिया, पहला विकल्प दिया है शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, दूसरा भाषा की कक्षा में ही संभव है, तीसरा सहज व स्वाभाविक होता है, चौथा प्रयासपूर्ण होता है। तो देखिए भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, मतलब बिना शिक्षक के भाषा अर्जन नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भाषा की कक्षा में ही संभव है, तो ये भी नहीं है कि भाषा अर्जन जो है स्वाभाविक रूप से सामाजिक या बातचीत के द्वारा भाषा अर्जन होता है। तो देखिए भाषा की कक्षा में ही संभव, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है सहज व स्वाभाविक होता है, तो ये करेक्ट है कि भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है, जिस भाषा अर्जन के माध्यम से अगर कोई भाषा सीखता है तो उसकी वो क्या होता है, सहज व स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो है सहज व स्वाभाविक होती है। करेक्ट आंसर इसका तीसरा हो जाएगा। इसमें जो भाषा सीखने वालों को अलग से सीखने के लिए प्रयास का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से हम लोग मातृभाषा सीखते हैं, जो छोटा बच्चा रहता है 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा रहता है, वो भाषा सीखने के लिए कुछ करता नहीं है, बस वो दूसरों को सुनता है और उसके बाद भाषा को जो है सीखते रहता है। तो ये जब हम मातृभाषा सीखते हैं तो उसकी प्रक्रिया किसके माध्यम से सीखते हैं, हम भाषा अर्जन के माध्यम से सीखते हैं। और जो कक्षाओं में सीखते हैं, जिस भाषा को हम कक्षाओं में सीखते हैं, जिसके लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, तब वो हो जाता है भाषा अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए ऑप्शन विकल्प है, पहला पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, दूसरा विकल्प पठन कौशल पर अधिक बल देना, तीसरा पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, चौथा समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन, यदि हम केवल साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा शिक्षण में नहीं है। दूसरा पठन कौशल पर अधिक बल देना, तो ये भी मतलब पठन कौशल के साथ साथ अन्य कौशलों पर भी बल देने की आवश्यकता होती है, तो दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा। तीसरा पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, ये भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम चौथा विकल्प को देखें कि समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना, तो देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर चारों ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन चौथा जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन जो है चौथा करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आंसर 3 लिख गया है, वो गलती से हो गया है, ऑप्शन चौथा जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, पहला बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, दूसरा बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, तीसरा समस्याओं की पहचान पर, चौथा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है, और निदानात्मक परीक्षण में क्या किया जाता है, समस्या के कारणों की सही पहचान की जाती है। जब तक समस्या के कारणों की सही पहचान नहीं होगी, निदानात्मक परीक्षण नहीं किया जाएगा, तब तक केवल समस्या को पहचान लेने से जो है उपचारात्मक शिक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में क्या करना है, बच्चों की समस्याओं को पहचान कर उसके कारणों को पहचान कर उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था बच्चे के लिए उपलब्ध कराना है, तो ताकि बच्चे की जो समस्या है वो दूर हो पाए, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण किस पे डिपेंड करता है, कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर डिपेंड करता है। तो देखिए ना तो बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, ना ही भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, और न ही समस्याओं की पहचान पर। समस्याओं को पहले पहचानना है, उसके बाद उसके कारणों को खोजकर फिर उपयुक्त बच्चों के लिए शिक्षण व्यवस्था करना है, तो जिस पे जो है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करेगी।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।